अगर आप टीआरई 4.0 या फिर यूपी के जो जो आपका 6 to 8 या टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल पहली क्लास थी जिसमें से हमने जो है 24-25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज उसके आगे के क्वेश्चन थोड़ा फास्ट ट्रैक हम डिस्कस करेंगे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन होकर चीजों को करेंगे। पहले क्वेश्चन है, ठोस के द्रव में यानी कि जो हमारा सॉलिड है और वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है में बदलने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो देखो, सॉलिड जब हमारे लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको एक नाम से जानते हैं, फ्यूजन। और फ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं संगलन के नाम से जानते हैं। यानी कि तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है बर्फ के पिघलने के दौरान। देखो, जब बर्फ हमारी पिघलती है तो जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघल जाती तब तक दी जाने वाली ऊष्मा के बावजूद तापमान क्यों नहीं बढ़ता है? यानी कि इन्होंने कहा है कि जब हम बर्फ को पिघलाते हैं, ठीक है, तो जब तक हम पूरी की पूरी बर्फ मतलब लगातार टेम्परेचर हम दे रहे हैं, लेकिन जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघलती तब तक टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि रीजन ये है कि जो हम एनर्जी दे रहे हैं यानी कि जो हम हीट उसको दे रहे हैं वो किस में खर्च हो रही है? वो जो सॉलिड बना है, बर्फ है, उसके पार्टिकल को ब्रेक करने में वो बर्फ यूज हो रही है, मतलब आपकी स्टेट चेंज होने में यूज हो रही है। यानी कि वो हमारी जो एनर्जी यूज हो रही है वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने में यूज हो रही है, इसलिए उसका जो टेम्परेचर है वो बदलता नहीं है। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए की तरफ देखें, दी जाने वाली ऊष्मा कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में या अवस्था परिवर्तन में क्या होती है? प्रयुक्त होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, जब तक, और ये जो जो एनर्जी हम देते हैं इसी को हम गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं, अवस्था परिवर्तन में यूज होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो लिखा है कि यह ऊष्मा पदार्थ में गुप्त रूप में छिपी रहती है, गुप्त रूप में छिपी रहती है तथा केवल अवस्था परिवर्तन का कार्य करती है, इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा का मतलब है जैसे हमारा सॉलिड था और वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ठीक है, या फिर लिक्विड था हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है गैस में। ठीक है, तो देखो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, अवस्था यानी स्टेट बदल रही है। ठीक है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है मतलब स्टेट बदल रही है, अवस्था परिवर्तन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, मतलब बर्फ पिघल रही है, टुकड़े हो रहे हैं। इसका मतलब इसको बोलेंगे जो है किसकी गलन की गुप्त ऊष्मा, या इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यानी कि उसको बोलेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा, मतलब सॉलिड को गलाने में जो ऊर्जा लग रही है उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो यहाँ पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, उसमें एनर्जी लग रही है, तो इसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि सॉरी फ्यूजन नहीं, वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब क्यों? क्योंकि लिक्विड से गैस यानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट ही होती है। लेटेंट हीट कब काम आती है? जब हमारी स्टेट चेंज होती है। क्या होती है? जब हमारी स्टेट चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो और भी प्रॉब्लम आपकी जो डाउट्स हैं क्लियर होंगे। देखो क्वेश्चन है, संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन का मतलब होता है फ्यूजन। फ्यूजन आप समझ रहे हैं, फ्यूजन किस में कन्वर्ट होगा? फ्यूजन आपका एनर्जी जो लगेगी वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। का सही परिभाषा क्या है? सही परिभाषा क्या है? ये देखो, अगर हमारे पास नॉर्मल वायुमंडलीय दाब है और कोई एक केजी ठोस है, उसको अगर हम गला रहे हैं, मतलब उसको हम मेल्ट कर रहे हैं, तो द्रव्य में बदलने के लिए जो ऊर्जा यानी जो हीट की आवश्यकता होती है उसे ही हम बोलते हैं क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सॉलिड हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एनर्जी लगेगी उसे ही हम बोलेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो डेफिनेशन की परिभाषा भी लिखी है तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा, ठीक है ध्यान समझिएगा, जल के कणों की ऊर्जा, जल के कणों की ऊर्जा उसी ताप पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, क्यों? यानी उन्होंने कहा है कि जो वाटर के पार्टिकल हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वो आइस के जो पार्टिकल हैं उनकी ऊर्जा से अलग होती है। क्यों अलग होती है?
0 डिग्री सेल्सियस की बात करें, ऐसा अधिक होता है, ऐसा क्यों? तो सीधी सी बात है, वाटर में कौन इन्वॉल्व हो गया है? वाटर में लेटेंट हीट इन्वॉल्व हो चुकी है। लेटेंट हीट इन्वॉल्व है वाटर में। कौन सी लेटेंट हीट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि गलन की गुप्त ऊष्मा इस वाटर में इन्वॉल्व है। लेकिन आइस में यहाँ पर कोई लेटेंट हीट इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब इसकी जो, यानी कि जो वाटर है, उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी, आइस की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है। रीजन हमने क्या बताया? क्योंकि वाटर में लेटेंट हीट आपकी इन्वॉल्व हो चुकी है। तो बोला गया क्योंकि जल के कणों में संगलन की जो गुप्त ऊष्मा है वो अवशोषित रूप में समाहित होती है। बिल्कुल सही बात है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। आंसर देखो, इन्होंने देखो लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों में बर्फ की तुलना में अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा होती है। इसलिए समान ताप पर जो जल है वो अधिक ऊर्जावान होता है। किससे? बर्फ से ज्यादा ऊर्जावान होता है। समझ में आ रही बात ना? क्यों होता है? क्योंकि जल में क्या होता है? लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है, लेकिन आइस में उस समय कोई भी लेटेंट हीट इन्वॉल्व नहीं होती है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, ठीक है, क्या कहलाता है? बॉइल कर रहा है, इसका मतलब उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा, जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कितना? केल्विन में 273 ऐड कर देंगे तो 373 केल्विन आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? वाटर का। आगे देखो, बोला गया कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसमें कहते हैं? देखो, अगर कहीं पर वर्ड आ रहा है ना गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा का मतलब ही है स्टेट चेंज की बात कर रहे हैं। स्टेट चेंज की बात करें, स्टेट चेंज मतलब या तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगा या फिर लिक्विड से गैस कन्वर्ट होगा। सॉलिड से लिक्विड होगा तो इसको बोलते हैं फ्यूजन, तो ये फ्यूजन हो जाएगा, संगलन हो जाएगा। लिक्विड से गैस यानी वेपर बनती है तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पर होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, किसे कहते हैं? इसका मतलब देखो, लेटेंट हीट वेपराइजेशन लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हमारे पास वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम अगर कोई लिक्विड है, उसको क्वथनांक पर अगर गैस में उसको बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला देखो, ये देखो लिखा भी है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्वथनांक पर 1 किलोग्राम द्रव को वाष्प में बदलने के लिए दी जाने वाली जो ऊष्मा है, उसे ही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन तापमान पर उबलते हुए जल तथा भाप में किससे जलने पर अधिक गंभीर जलन महसूस होती है? देखो, हम एक काम ये कह रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉईल हो रहा है, ठीक है ना, वो यहाँ पर पानी है। और वही सेम 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप यानी वेपर है। तो एक बात समझिएगा, भाप में लेटेंट हीट ऑलरेडी इंक्लूड है, लेकिन पानी में लेटेंट हीट इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब जो जिसमें लेटेंट हीट इंक्लूड है उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, और जिसमें लेटेंट हीट नहीं है उसमें एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्योंकि लेटेंट हीट का मतलब ही हमने आपको बताया है स्टेट चेंज, यानी कि या तो सॉलिड से कन्वर्ट होगा लिक्विड में, या तो लिक्विड से कन्वर्ट होगा किसमें? गैस में। इसको तो बोलेंगे ना लेटेंट हीट। तो देखो, भाप बन रही है मतलब गैस में कन्वर्ट हो रही, मतलब लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट है, इसका मतलब उसको, उससे अगर जलन होगी, मतलब उससे अगर जलेंगे तो बहुत ज्यादा गंभीर जलन महसूस होगी। तो इसके ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं। देखो, भाप से जलने पर ठीक है, उबलते हुए जल से जलने पर उतनी ज्यादा जलन नहीं महसूस होगी। दोनों में समान तो हो ही नहीं सकती, किसी से नहीं भी गलत है। तो अगर भाप से अगर कोई व्यक्ति जलता है तो इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि भाप में लेटेंट हीट ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है। तो वो बोला भाप के कणों में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलते हुए जल की तुलना में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा होती है। ये बात हमने आपको बताई है, वही लिखा है। ठीक है। जिससे भाप में और ज्यादा जलन होती है। देखो, क्वेश्चन बोला गया है द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यानी कि सॉलिड, सॉरी गैस, एक मिनट, द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड में चेंज नहीं कर रहे, ठोस अवस्था से सीधे गैस यानी कि सॉलिड से सीधे गैस में परिवर्तित हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सॉरी, गैस में और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होते हैं इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी कि ये पहला ऑप्शन तो सही है, सब्लिमेशन। और जब गैस से सीधे ठोस में आते हैं इसको बोलते हैं डिपोजिशन, यानी कि इसको बोलते हैं निक्षेपण, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो है ऊर्ध्वपातन वाले एग्जाम्पल कौन है, पहला है अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है, नेफ्थलीन है, ठीक है, एंथ्रासीन है, वो ये सभी के सभी आपके सब्लिमेशन के एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करेगा, तो अभी बताया अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन की गोलियां, ये आपका प्रदर्शित करेंगी कौन सा, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी को शो करेंगे। ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव बने सीधे किस में परिवर्तित होते हैं, गैस में आते हैं, उनको सब्लिमेटिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं। किसी गैस पर दबाव बढ़ाया जाता है, देखो गैस पर प्रेशर बढ़ाना है, ठीक है, गैस पर प्रेशर बढ़ाना है और टेम्परेचर घटाना है, मतलब प्रेशर बढ़ाना है और टेम्परेचर कम करना है, तो सीधी सी बात, कोई भी गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। जैसे हमारे यहाँ घर में एलपीजी गैस आती है, तो एलपीजी गैस का मतलब ही होता है, देखो नाम ही क्लियर है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि गैस को हमने लिक्विफाइड किया है, हमने पेट्रोलियम से निकलने वाली गैस को हमने लिक्विफाइड किया है। कैसे लिक्विफाइड करेंगे, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, यानी कि गैस हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो बोला गया है कि अगर जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे और जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल बहुत पास पास में आ जाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कम हो जाएगी, और इस वजह से गैस जो हो जाएगी वो हमारे द्रव में बदल जाती है। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि गैस मतलब टेम्परेचर कम करने पर, प्रेशर बढ़ाने पर गैस लिक्विड में क्यों बदल जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर कण जो है पार्टिकल पास पास में हो जाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस वजह से गैस हमारी किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो देखो लिखा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को 1 एटीएम दाब पर रखने से यह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। देखो बोला गया ठोस बर्फ यानी ठोस CO2 यानी शुष्क बर्फ को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, यानी कि बहुत हाई प्रेशर पर इसको हम स्टोर करते हैं। लेकिन जब इसका 1 एटीएम से प्रेशर कम करते हैं तो क्या होगा, तो अभी हमने बताया, अगर प्रेशर 1 एटीएम से कम होगा तो जो आपकी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जिसको बोलते हैं शुष्क बर्फ, ड्राई आइस है, वो अपने आप गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की स्वतः प्रोसेस, यानी देखो यहाँ पे एक वर्ड बोला स्वतः, और दूसरी बात है जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर है, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर है, और लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट भी हो रहा है, और साथ में स्वतः यानी सेल्फ प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाष्पीकरण, यानी कि इवेपरेशन बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है, इवेपरेशन इवेपरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है, ठीक है, इवेपरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो इवेपरेशन मतलब सरफेस पर होता है, सरफेस, जैसे आप धूप में जाके कपड़े सुखाते हो ना, धूप में कपड़े सुखाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मतलब कपड़े अगर फैला के डालेंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जल्दी सूखेंगे, कपड़ों को एक के ऊपर एक डालेंगे सरफेस एरिया कम होगा और देर में सूखेंगे, मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपरेशन उतना ही ज्यादा होगा। बॉइलिंग कहाँ पे होता है, बॉइलिंग का मतलब होता है ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, ये कोई सरफेस फिनोमिना नहीं है, इवेपरेशन सरफेस पर होता है, बॉइलिंग सरफेस पर नहीं होता, कंप्लीट होल फिनोमिना होता है। ठीक है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है जो क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर लगातार होती रहती है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर लगातार होगी, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इतने टेम्परेचर होगा तभी होगी, जैसे धूप में कपड़े डालो, तो ऐसा तो होता नहीं ना कि कपड़े को हमें 20 डिग्री 30 डिग्री पर टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा तभी कुछ ऐसा होगा, नहीं, ठंडियों में भी कपड़े बाहर रखने में सूखते हैं, ठीक है, मतलब हमेशा इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है और सरफेस पर हमेशा होता है। बोला गया है कि वाष्पीकरण और उबलने में क्या अंतर है, देखो अभी डिस्कस करी थी, अगला क्वेश्चन भी वही आ गया, तो क्या अंतर है, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है।
वाष्पीकरण केवल सतह पर होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और क्वथनांक से नीचे होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जबकि द्रव उबलना पूरे द्रव में होता है और निश्चित क्वथनांक पर होता है। जैसे पानी जो है 100 डिग्री पर ही बॉईल करेगा, 100 डिग्री पर ही बॉईल करेगा, लेकिन जैसे ही हम भगोने में पानी चढ़ाते हैं, अपने आप देखो ऊपर से थोड़ी सी वेपर यानी भाप निकलने लगती है। क्या वहां 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा? नहीं पहुंचा। इसका मतलब यहाँ पर होता है इवेपरेशन। लेकिन जब पूरे का पूरा टेम्परेचर 100 पहुंच जाता है तो होती है बॉइलिंग। तब क्या होती है? बॉइलिंग। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ये सही हो जाएगा। वाष्पीकरण सरफेस पर होता है जो हर ताप पर किसी भी टेम्परेचर पर होगी, जबकि जो बॉइलिंग है वो एक बल्क प्रोसेस है जो कि एक निश्चित ही क्वथनांक पर होगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी टेम्परेचर पर पानी उबलने लगे, नहीं। ठीक है, या पानी की या कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पर नहीं उबलता, उसका एक फिक्स पॉइंट होता है, उसी टेम्परेचर पर बॉइल होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है? देखो मतलब वाष्प इवेपरेशन को आपको बढ़ाना है, तो अभी हमने क्या बताया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही इवेपरेशन की दर क्या होगी? बढ़ेगी। कपड़े फैला के सुखाएंगे जल्दी सूखेंगे, कपड़े को एक दूसरे के एक एक पास बहुत ज्यादा रखेंगे, सिकुड़ के करेंगे तो क्या होगा? वो बहुत जल्दी सूखेगा नहीं। ठीक है, एक ऊपर एक कपड़े डालेंगे तो नहीं सूखेंगे, दूर दूर कपड़े डालेंगे तो जल्दी सूखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, आर्द्रता बढ़ने यानी कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ रही है तो वाष्पीकरण की दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी। और क्यों कम होगी? कहने का मतलब ये है, आप ये बताओ, अगर अगर मान लिया कि हमारे पास ऑलरेडी नमी है, हमारे पास ऑलरेडी क्या है? नमी है। अच्छा, दूसरी बात, नमी कहाँ जाएगी? हवा में जाती है। हवा में अगर ऑलरेडी नमी है तो क्या वाष्प जो है हवा में बहुत आसानी से एंटर करेगी? नहीं एंटर कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि हवा में ऑलरेडी नमी है, नहीं एंटर कर सकती ना। इस वजह से आर्द्रता ज्यादा होगी तो क्या होगा? वाष्पीकरण की दर अपने आप क्या होगी? कम होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, हवा में पहले से जलवाष्प यानी मात्रा आर्द्रता अधिक होने पर हवा और जलवाष्प को नहीं सोख पाती, जिससे वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती? घट जाती। ठीक है, क्योंकि पानी मतलब हवा में ऑलरेडी नमी है तो बाहर से नमी को क्यों सोखेगा वो? बाहर से नमी को क्यों लेगा वो? ठीक है, जब हवा में नमी नहीं होती है तो बाहर से नमी लेने का प्रयास करती है हवा, और बहुत जल्दी क्या होता है वो, मतलब वाष्पीकरण की दर ज्यादा होती है। इसका मतलब जितनी ज्यादा इवेपरेशन रेट जो होती है, इवेपरेशन, वो आर्द्रता के यानी कि आर्द्रता जो है उसके रिवर्स कंडीशन पर होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी ज्यादा आर्द्रता होगी इवेपरेशन की दर कम होगी। इवेपरेशन बढ़ाना है तो आर्द्रता आपको कम करनी पड़ेगी। ठीक है, वाष्पीकरण से हमेशा क्या उत्पन्न होती है? वाष्पीकरण से हमेशा ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है, वाष्पीकरण जितना जब भी इवेपरेशन होगा तो हमेशा कूलिंग कंडीशन बढ़ेगी। ठीक है ना, हमेशा कौन सी कंडीशन बढ़ेगी? कूलिंग कंडीशन बढ़ेगी। कूलिंग कंडीशन क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो इवेपरेशन होता है ना उसमें क्या होता है, आसपास के पार्टिकल हमारे जो है उष्मा अवशोषित करेंगे, आसपास से हम उष्मा अवशोषित करेंगे जो लिक्विड के पार्टिकल है। ठीक है, तो इस वजह से देखो, वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण आसपास से उष्मा अवशोषित करते हैं, जैसे आसपास का वातावरण क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है, जब जैसे इवेपरेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे मतलब कहीं पे भी इवेपरेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वहां पर इवेपरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल है ना, लिक्विड के या द्रव के जो पार्टिकल है ना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो इनके पास एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन आसपास एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो इसलिए आसपास ठंडा फील होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया मटके या मिट्टी के घड़े में पानी गर्मियों में ठंडा क्यों रहता है? मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा क्यों रहेगा? क्योंकि सीधी सी बात है, मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उनसे पानी रिस करके बाहर आता है। और जब पानी रिस करके बाहर आएगा तो उनकी सतह पर क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होने की वजह से क्या हो, वाष्पीकरण क्यों होगा? क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो आसपास से ऊर्जा या ऊष्मा को अपनी तरफ खींचेंगे, तो आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या फिर जो है वाष्पीकरण से क्या हो जाएगा? पानी जो है अपने आप क्या हो जाएगा? अपने आप ठंडक उत्पन्न करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मटके के बारीक रंध्रों से पानी रिसता रहता है, बाहर आने पर जल के वाष्पीकरण हेतु गुप्त ऊष्मा मटके के जल से ली जाती है, जिससे जल हमारा कैसा होता है? ठंडा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हमारी हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल और इत्र गिराने पर हथेली पर ठंडक क्यों महसूस होती है?
ठीक है ना, हम अपनी हथेली पर अगर एसीटोन गिराएं, पेट्रोल गिराएं या इत्र गिराते हैं तो हमें ठंडक क्यों रहती है? क्योंकि ठंडक इसलिए होती है क्योंकि जो ये सारे के सारे लिक्विड हमारे, ये जो जितने भी लिक्विड हैं ये हमारे क्या है, वाष्पशील हैं। ठीक है ना, ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे हाथ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए हमारे हाथ में ठंडक फील होगी और ये इजीली वेपराइज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा द्रव के कण हमारी हथेली से अवशोषित करते हैं, जिससे हथेली को कैसा लगता है, ठंडी लगती है। गर्मियों में हमें किस कपड़े के वस्त्र पहनने चाहिए, पहनने की सलाह दी जाती है? गर्मियों में देखो हमें सूती वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र जो है पसीने को बहुत अच्छे से क्या करेगा, सोख लेगा। जब पसीने को सोख लेगा तो पसीने का जो वाष्पीकरण से शरीर को क्या मिलेगी, ठंडक मिलेगी। पसीने के वाष्पीकरण होगा तो शरीर को ठंडक फील होगी, और इसी वजह से हमें सूती कपड़े पहनने को सलाह दी जाती है। ठीक है, सूती कपड़ा पसीना सोखकर उसे वायुमंडल के संपर्क में लाता है, जिससे वाष्पीकरण होता है और हमें क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें क्यों इकट्ठा हो जाती हैं? क्योंकि बर्फीला जल है, यानी कि उसमें बर्फ है, बहुत ठंडा है। तो जब हवा उस बर्फ वाले पार्ट से टकराएगी, यानी कि बर्फ वाले ग्लास से टकराएगी, क्योंकि ग्लास तो ठंडा है ना, तो बर्फ वाले ग्लास से जब हवा टकराएगी तो क्या होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, बर्फ वाले ग्लास से हवा टकराएगी, हवा में होती है नमी, नमी हो जाएगी ठंडी, और ठंडी होने पर जो जो नमी होती है वो पानी की बूंदों में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो बोला गया है, वायु में उपस्थित जो जलवाष्प है ग्लास की ठंडी सतह से टकराकर संघनित हो जाती है, और वो किस में कन्वर्ट होती है, द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा थोड़ी होता है कि ग्लास के अंदर से पानी बाहर आ गया, ग्लास के अंदर से थोड़ी आया, ग्लास नहीं पिघला भी नहीं, केवल भ्रम तो है ही नहीं भाई, पानी की बूंद तो आती है ना। तो ये देखो, वायु में नमी होती है, ठंडी सतह के संपर्क में आने से जलवाष्प अपनी ऊर्जा खोकर द्रव की बूंदों के रूप में आ जाता है, यानी कि संघनित हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था हमारी प्लाज्मा स्टेट है। अब प्लाज्मा स्टेट हमारी कौन सी होती है? देखो पहला नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीईसी, यानी कि जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है, ये हमारी जो है पांचवी अवस्था है। फोर्थ अवस्था जो है हमारी कौन सी है? प्लाज्मा स्टेट है। द्रव और गैस हमारे आपको पता है दूसरी और तीसरी अवस्थाएं हैं। प्लाज्मा अवस्था हमारी चौथी अवस्था, इसमें अत्यधिक ऊर्जा वाली, ध्यान से समझिएगा, प्लाज्मा स्टेट में बहुत हाई एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, और बहुत ज्यादा आयनाइज्ड गैस से गैस के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, हाईली आयनाइज्ड और जो है उत्तेजित गैस के पार्टिकल होते हैं प्लाज्मा स्टेट में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा बनता जरूर है। सूर्य और तारों की चमक का मुख्य कारण कौन सी अवस्था है? सूर्य और तारे चमकते हैं क्यों? क्योंकि प्लाज्मा स्टेट में होते हैं वो। प्लाज्मा स्टेट का मतलब भी हमने बता ही दिया। क्या प्लाज्मा स्टेट का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा हाई एनर्जी, और जो पार्टिकल आयनाइज पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा जो है एक्साइटिंग स्टेट में होते हैं। ठीक है, ये वो कारण होता है। सूर्य के तारों में उच्च तापमान का कारण प्लाज्मा बनता है, जैसे नियॉन बल्ब, नियॉन साइन बल्ब हो गया, फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया, ये भी प्लाज्मा की वजह से क्या होते हैं, चमकते हैं। पदार्थ की पंचम अवस्था कौन सी है? तो ये क्या है, जिसके लिए कार्नेल जो है केटरले और वाइमैन को 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पांचवी अवस्था हमारी कौन है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी बीईसी अवस्था है। ठीक है ना, तो ये हमारी है। तो भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी भविष्यवाणी की थी, बहुत कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम ताप पर ठंडा करने से बीईसी बनता है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? जब बहुत कम घनत्व वाली गैस को अगर हम अत्यंत कम ताप पर ठंडा करते हैं तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। यानी कि पीसी बनाने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की नीड होती है, प्लाज्मा की स्टेट में बहुत हाई टेम्परेचर की नीड होती है। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस था, आपको केल्विन बदलिएगा तो आपको पता है केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड करेंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस को ऐड करने, तो 25 में 273 ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए, तो अभी हमने बताया केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है। तो अगर केल्विन 573 इसमें 273 माइनस कर दो, तो ये 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 50 क्वेश्चन थे। कुछ देखो बातें और हैं। 1 लीटर में 1000 ml या 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। केल्विन डिग्री सेल्सियस पर 273.15 रियल में इतना ही होता है, प्लस हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 273 कर सकते हैं। ठीक है,
पदार्थ की अवस्था देखो, ठोस को द्रव में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं इसको संगलन यानी फ्यूजन का नाम देते हैं। अगर द्रव हमारी गैस में कन्वर्ट हो रही है तो इसको हम वाष्पन यानी वेपराइजेशन बोलते हैं। अगर ठोस से सीधे गैस में जाए इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अगर गैस से सीधे ठोस में आए तो इसको निक्षेपण बोलते हैं। गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है जो जब हम स्टेट चेंज करते हैं, जैसे सॉलिड को हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट किया, तो जो एनर्जी लगेगी इसको इसको कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगेगी उसी को हम बोलते हैं गुप्त एनर्जी या लेटेंट हीट बोलते हैं। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, संगलन के बारे में बोलते हैं। अब यहाँ पर जब गैस में कन्वर्ट करने की बात आती है तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। वाष्पीकरण क्या है? सतही घटना है। ठीक है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही वाष्पीकरण ज्यादा होगा, जितना टेम्परेचर होगा वाष्पीकरण ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन जितनी ज्यादा आर्द्रता होगी वाष्पीकरण उतनी ही कम कम होगा। ठीक है। प्लाज्मा क्या है? सूर्य और तारों की चमक प्लाज्मा की वजह से होती है, मतलब बहुत ज्यादा हाईली टेम्परेचर प्लस आयनीकृत गैसेस होती हैं। बीसी क्या है? बहुत कम घनत्व वाली जो अति शीतलन वाली गैस होती है उसको हम नाम देते हैं क्या? बीसी का नाम देते हैं। ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे। तो इस चैप्टर के हमारे 50 क्वेश्चन आज की डेट में कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे हम जल्दी से जल्दी मतलब और भी ज्यादा क्वेश्चंस लेके जरूर आएंगे। समझ में आ रही बात ना? आप अगली क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा क्लास 9th का ही। तो आप सब लोग रेगुलर वीडियो पे बने रहिएगा। आपको सारे के सारे क्लास 9th और 10th के बेसिस पर जितनी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है हर चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको जो है चैनल के जो है प्रोफाइल पे मिल सकता है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े, वहां पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। समझ में आ रही बात? ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।